स्वागत है आप सभी का। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलम और स्टड। कॉलम और स्टड ये टॉपिक आपका सॉम और मॉस दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले कॉलम और स्टड को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ भार के बारे में समझ लेंगे जो कि बेसिक है, मतलब जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वहां पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले तनाव बल और संपीड़न बल के बारे में। तनाव बल किसे कहते हैं और संपीड़न बल किसे कहते हैं। जब हम लोग इस तनाव बल और संपीड़न बल को सही तरीके से समझ लेंगे तब हम लोगों को कॉलम और स्टड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तनाव बल की। क्या होता है तनाव बल? तो पहला जो टॉपिक है डिस्कशन हम लोगों को करना है वो है तनाव बल। तनाव बल क्या होता है? तनाव बल का मतलब है कि यदि किसी पिंड पर, जैसा कि मान लीजिए कोई एक लंबाई में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपने यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट है, यदि इस पर आपने दो बल लगाए और दो बल कहां लगा रहे हैं आप? विपरीत दिशा में। इसकी दिशा ये हो गई जहां पर फोर्स F लग रहा है और इसकी दिशा हो गई ये, तो इसका जो डायरेक्शन है वो ये हो गई। मतलब ये पिंड है, इस पिंड पर यदि आप इस तरफ जाते हैं और इस तरफ जाते हैं तो क्या होगा? पिंड में, पिंड की मोटाई में कमी आएगी और लंबाई में वृद्धि होगी। तो ये कहलाता है तनाव बल। जैसा कि एक ये इलास्टिक है, इसकी आकृति आप देख रहे होंगे इतनी है, लेकिन जब आप इस पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम खींचेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? परंतु इसकी मोटाई में कमी हो जाती है। तो क्या होता है इसमें? जब किसी पिंड पर, बॉडी है, पिंड है, इस पिंड पर यदि हमने विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ये लंबाई बढ़ जाती है और इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो क्या होगा? जब हम इसको खींचेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो ये बढ़ गई, लंबाई में वृद्धि हो गई। परंतु क्या होगा इसमें? इसकी मोटाई में कमी आ गई। लंबाई बढ़ी परंतु मोटाई में कमी आ गई। तो ये हमारा कहलाता है टेंसाइल फोर्स, तनाव बल। अब समझेंगे संपीड़न बल क्या होता है। संपीड़न बल कैसे काम करता है इसको समझेंगे। संपीड़न बल में क्या होता है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने विपरीत डायरेक्शन में बल लगाया था, जिसका दिशा इस तरफ थी, इसकी दिशा इस तरफ थी। अब यहां पर क्या किया, यहां पर एक पिंड है और इस पिंड पर फिर से विपरीत दिशा में बल लगाया गया। लीजिए ये इस तरफ लगा और ये बल लग गया इस तरफ, ये F डैश कर दो, यार इसको F ही नाम रख दो। अब इस पे क्या है, इस पे भी दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है। जब इस पे बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो लंबाई है इसमें कमी आ जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी और मोटाई इसकी बढ़ जाएगी। तो इस बल को क्या कहेंगे?
इस बल को कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़न बल। ये आपका संपीड़न बल। तो आपको ये समझ में आ गया, तनाव बल और संपीड़न बल क्या है। इसमें क्या किया, तनाव बल में हमने इसको खींचा, जैसे आप स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है तनाव बल के कारण। और संपीड़न बल में क्या है, दबाव लगाते हैं, इसकी लंबाई में कमी होती है और मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारे तनाव बल और संपीड़न बल कहलाते हैं। तो जिसमें से हमें क्या थोड़ा फोकस करना है, किस पर, संपीड़न बल पर। तो ये आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा संपीड़न बल का, ठीक है। अब लीजिए, अब यहां पर अब शुरुआत करते हैं कॉलम और स्टड की। तो इसमें क्या है, कॉलम क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर कॉलम कहलाता है। समझ गए आप। अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका जो पिलर हैं, जो खड़े जो पार्ट होते हैं, वो कॉलम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर एक जमीन है, अब इस पर हमें एक पुल बनाना है। मान लीजिए यहां पर एक पुल बनाया, ये वाला। अब क्या होगा, यहां पर लोग बाग इसके ऊपर से जाएंगे, पुल के ऊपर से जाएंगे। तो यहां पुल के नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ पिलर खड़े करेंगे। ये पिलर यहां पर खड़े कर दिए, क्लियर। और ये हम लोगों ने यहां पर क्या किया, रेलिंग टाइप की लगा दी, जिससे क्या होगा कि इसके यहां से लोग इसके ऊपर से निकल सके, और नीचे से ये बना दिया, कोई भी चीज यहां से जा सके। तो इसमें जो ये पार्ट है, ये जो खड़े पार्ट हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं क्या है, ये हमारे वर्टिकल मेंबर हैं। वर्टिकल मेंबर का मतलब ये खड़े हुए भाग हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कॉलम। क्लियर। अगर हम घर की बात करें, घर बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, घर बनाने के लिए पहले कॉलम खड़े करते हैं। देखा होगा आपने, घर बनते हुए जमीन है, पहले पिलर खड़े कर दिए जाते हैं, ये पिलर खड़े कर दिए, फिर इसके ऊपर बीम डालते हैं, और बीम के बाद फिर इसके ऊपर डालते हैं हम लोग छत, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये कॉलम है। समझ गए। तो कॉलम क्या है, कॉलम किसी भी स्ट्रक्चर का जो खड़ा भाग है उसी को हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे दीवार बनती है तो दीवार के साथ कुछ सीमेंट के सरिया लगा के कुछ पिलर बनाए जाते हैं, वही हमारे कॉलम है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या है, यदि हम यहां पर कोई बल लगा दें, यहां पर मानिए हमने यहां पर 5 kg का 50 kg का यहां पर बल लगाया, तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं। एक इस पर कोई ट्रक या वाहन इसके ऊपर से जाएगा, तो मानिए यहां पर कोई वाहन है, तो वाहन का जो वजन है या भार है वो इस पर लगेगा कि नहीं। यहां पर एक जमीन है तो एक फोर्स यहां से और एक यहां से लगा कि नहीं लगा, इसकी तरह लगा। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था, इस तरफ से और इस तरफ से, इसमें फोर्स लग रहा था हमारा संपीड़न बल। अब ये मेंबर क्या है, ये खड़ा है, तो इस पर एक जमीन की तरफ से तो है ही फोर्स है, और यहां से भी फोर्स लग रहा है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगा,
संपीड़न पद। तो क्या होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का जो वर्टिकल मेंबर है जिस पर संपीड़न बल कार्य करता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। समझ गए होंगे आप आसान भाषा में। मतलब कि पुल के नीचे जितने भी खड़े पिलर बनाए जाते हैं वो हमारे सभी कॉलम के अंतर्गत आ जाते हैं। कॉलम किसे कहेंगे अब उसको समझेंगे। तो इतना बेसिक कंसेप्ट तो आप समझ गए। अब हमारा जो टॉपिक आ गया वो है कॉलम। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है। लीव। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये हमारा कॉलम की कैटेगरी में आता है और कौन हमारा स्टड की कैटेगरी में आता है। जैसा कि हमारा जो यहां पर है कॉलम एंड स्टड, तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारा स्टड है। तो सबसे पहले क्या है, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसिव मेंबर, संपीड़न टुकड़ों का वर्गीकरण। पहला जो हेडिंग आएगी वो है वर्गीकरण, संपीड़न टुकड़ों का वर्गीकरण। संपीड़न टुकड़ों का वर्गीकरण। तो संपीड़न टुकड़ी आप समझ गए। संपीड़न टुकड़ी का मतलब कि ऐसा एक मेंबर, ठीक है, एक ऐसा मेंबर जिस पर ऊपर से भी बल लगेगा और नीचे से भी बल लग रहा है और जो क्या है खड़ी अवस्था में है, उसे हम लोग बांटा गया है 3 भागों में। किसी भी स्ट्रक्चर का या ढांचे का वह खड़ा मेंबर, वर्टिकल मेंबर जिस पर संपीड़न बल कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो खड़े मेंबर हैं उनको बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1, पहला कौन सा है? पहला है बे मेंबर जिनकी लंबाई कम होती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? बे टुकड़े जिनकी लंबाई कम होती है। एक सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड में आ जाते हैं बे टुकड़े जिनका व्यास 30 गुना से कम है। किसके? लंबाई के। मतलब बे टुकड़े जिनकी लंबाई व्यास से 3 गुना कम हो, ठीक है। तो क्या होगा? लंबाई व्यास के 30 गुना से कम हो, 30 गुना से कम हो। मतलब क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो इसके व्यास के 30 गुना से कम होनी चाहिए। मतलब यदि आप इसका 30 है तो ये हमारी 1 होनी चाहिए लंबाई, मतलब 30 का अंतर होना चाहिए। और दूसरे आते हैं जो व्यास के 30 गुना से अधिक हो। मतलब यहां पर क्या है, 30 यदि दायरा है तो 30 गुना ही इसका क्या होगा? लंबाई होगी। वो हमारे आ जाते हैं तृतीय प्रकार के। तो तीसरे वाले कौन से हो गए? तीसरे वाले हो जाते हैं बे टुकड़े जिनका व्यास, बे
टुकड़े जिनका व्यास 30 गुना से अधिक होता है, 30 गुना से अधिक होता है, किसके? लंबाई से, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसे जो वर्टिकल मेंबर जिनकी लंबाई क्या है? कम होती है, वो आ जाते हैं। सेकंड प्रकार की कौन से होते हैं? जिनका व्यास 30 गुना से, मतलब जिनकी जो लंबाई है, जिनकी लंबाई व्यास के 30 गुना से कम होती है, वो यहां आ जाते हैं। और वे वर्टिकल मेंबर जिनकी लंबाई व्यास के 30 गुना से अधिक होती है। मतलब एक तो पिलर हो गए जिनकी लंबाई क्या है? कम है, एक। दूसरा क्या है? वे पिलर जिनकी जो डाया है 30, वो क्या हो? उसकी लंबाई से 30 गुना जो डाया कम हो, एक। दूसरे डाया से जिनकी लंबाई 30 गुना अधिक हो, वो हमारे वर्टिकल मेंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप समझिएगा संपीड़न बल क्या है, और वर्टिकल मेंबर जो हैं उनको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। अब बात करते हैं कि कॉलम क्या है। जैसा कि हमारे यहां पर कॉलम की बात आई, तो कॉलम क्या है? किसी ढांचे या मशीन का वह खड़ा भाग या सदस्य। खड़ा समझ गए? ये वाला खड़ा हुआ भाग वर्टिकल मेंबर जिस पर संपीड़न बल कार्य करता है, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर का ऐसा भाग जो वर्टिकल है और जिस पर क्या है? संपीड़न बल कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। कार्य करने वाले बल या अक्षीय बल और उत्केंद्रित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इमारतों में खंबे लगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा घर बनाते समय कई बार लोग खंबे लगा देते हैं, तो वो खंबे क्या है? वर्टिकल मेंबर ही तो हैं जिन पर संपीड़न बल कार्य कर रहा है। जो छत है, छत का पूरा वजन किस पे आता है? पिलर पे ही तो आता है, खंभों पे भी आता है। और अगर उसके पास दीवार बनी है उसके साथ, तो दीवार पर भी लोड आता है। तो वही कहते हैं कि इमारतों में खंभे जिनके सहारे छत टिकी हुई रहती है, वो सब हमारे क्या है? वो कॉलम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब स्टड कौन से हैं? आप समझिए, वे ढांचे मशीन का किसी भी स्थिति में यह सदस्य हो सकते हैं। इन पर अक्षीय संपीड़न बल कार्य करता है। मतलब क्या है कि जो स्टड हैं, स्टड की स्थिति कैसे भी हो सकती है, ठीक है, परंतु उन पर अक्षीय संपीड़न बल कार्य करता है। जैसे पुलों में, जो पुल में कैंची बनाई जाती हैं, देखा होगा, कुछ ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, तो वो सभी हमारे स्टड में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा ये पिलर है, इसको ऐसे कर दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसको यहां मिला दिया, इसको ये कर दिया, तो ये क्या है? सब स्टड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप समझ गए कि कॉलम लंबे होंगे और स्टड होंगे छोटे। अब हम लोग बात करते हैं कि संपीड़न में भार के प्रकार क्या है और अंग क्यों फेल हो जाते हैं, कॉलम या स्टड क्यों फेल हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि किसी अंग पर संपीड़न भार 2 प्रकार से लगते हैं। पहला होता है आपका अक्षीय संपीड़न भार। तो क्या है? किसी भी वर्टिकल मेंबर पर दो भार कार्य करते हैं। पहला आ जाता है, पहला जो भार है
वो हो जाता है हमारा अक्षीय संपीड़न भार, जिसे कहते हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड। एक्सियल कंप्रेसिव लोड जिसे कहते हैं आपके अक्षीय संपीड़न बल। एक सेकंड आ जाता है आपका, सेकंड हो जाता है आपका उत्केंद्रित संपीड़न भार। संपीड़न बल या भार ये होते हैं, ठीक है। तो संपीड़न में कोई सदस्य दो प्रकार से फैल हो सकता है। अगर हम इस पर संपीड़न बल लगा रहे हैं तो वो फैल दो प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने क्या किया, ये पिलर है, ठीक है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो अगर हम इस पे एक बल लगाएंगे, मतलब ये हमारी जमीन हो गई, इस पे हम बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर क्या होगा, यह फैल दो कारण से होगा। कैसे? यदि हम इसको ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले ये क्या होगा, अपनी अवस्था से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जैसा कि फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि एक पिलर है, ठीक है। अब पिलर क्यों फैल हो जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पिलर फैल होने की क्या वजह हो जाती है। अब यहां पर क्या किया कि यहां पर एक आपने एक पिलर खड़ा है, इस पर आपने यहां से एक बल लगाया नीचे से ऊपर की तरफ, और एक बल लगाया आपने ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर? अब देखिए, जब यहां से और यहां से बल लगाया जाएगा तो ये क्या होगा, ये कुछ बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। तो ये मान लीजिए आपने यहां से फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, ये यहां पर कुछ बेंड हो गया, डिफ्लेक्ट होना, ये बेंड हो गया। तो इसकी जो शुरुआत की कंडीशन ये थी फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड ये आपका इस अवस्था में आ गया, ठीक है। तो ये प्रारंभिक अवस्था हो गई, ए से बी सीधी अवस्था प्रारंभिक हो गई, और अंतिम क्या हुई, ये यहां से ये घूमती हुई यहां पर आ गई। तो इस पर किसी भी पिलर पे यदि आप उसकी लंबाई ज्यादा है तो आप उस पर यदि बल लगाते हैं, संपीड़न बल, तो उसमें क्या होगा, एक तो उसमें बकलिंग आएगी और दूसरी आ जाएगी क्रशिंग। मतलब क्या होगा, अगर हम इस पे यहां पर फोर्स लगाएंगे तो या तो अपनी जगह से क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, और यदि ये विस्थापित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये क्रश हो जाएगा। ये स्केल है, अगर हम इसके ऐसे रख दिया, अब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बकलिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए बकलिंग ना हो, इसमें विस्थापन ना हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसमें क्रैशिंग होगा, और क्रैशिंग में क्या होता है, ये कुचलने जैसी कगार पर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए चौक ये है, आप इस पर खड़े हो जाओगे तो क्या होगी, यहां पर कुचल जाएगी, ये मुड़ेगी नहीं, कुचल जाएगी, पिस जाएगी, पिस जाना, जिसे हम लोग क्या कहें, क्रश हो जाएगी। और यदि इसी चौक की लंबाई ज्यादा हो और फिर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बकलिंग हो जाएगी। तो कोई भी वर्टिकल मेंबर, जिसकी जो वर्टिकल मेंबर है, यदि उस पर संपीड़न बल लगाते हैं तो जो फैल दो कारण से हो जाता है। पहला तो कारण है इसका संपीड़न बल, और सेकंड है आपका बकलिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
क्रैशिंग फोर्स और सेकंड आ जाता है आपका बकलिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस पर दो कंडीशन उत्पन्न हो रही हैं। एक तो है इसकी बकलिंग और दूसरी है क्रैशिंग। या तो अपने स्थान से मुड़ जाएगा या फिर अपने ही स्थान पे कुचल जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में पिलर जो कॉलम है वो फेल की कगार पर आ जाता है। माना कि पदार्थ के किसी टुकड़े की लंबाई बहुत कम है, तो उस पर आप संपीड़न बल लगाते हैं तो इसका मान बल के साथ बढ़ जाता है और अंत में पैदा होगा प्रतिबल उस पदार्थ के भंजन प्रतिबल मान के बराबर हो जाता है। यदि आप कोई पिलर है और उसकी लंबाई कम है तो आप उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, उस पर एक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है जो कि क्रशिंग स्ट्रेस के मान के बराबर हो जाता है। तो टुकड़ा क्या होगा, जो वर्टिकल मेंबर है वो क्या है, वो क्रश हो जाएगा, कुचल जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई पिलर है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और आपने उस पर बल लगाया तो क्या होगा, वो अपने स्थान से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने स्थान से हट जाएगा। तो ये दो कारण होते हैं किसी भी पिलर के फेल होने के। इस प्रकार न्यूनतम भार या बल पर सदस्य अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट जाता है और यह उसका बहकाव भार बकलिंग कहलाता है। बकलिंग को ही आपका क्रिटिकल लोड भी कहते हैं। यह जानना आवश्यक होता है कि बहकाव काट के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली उसी अक्ष पर होगा जिस पर सरस की काट का जड़ता गुण कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कॉलम और स्टड के बारे में। और कॉलम कब फेल होता है, कॉलम फेल होता है उस पर दो कंडीशन होती हैं, एक तो आपका क्रशिंग और सेकंड आपका बकलिंग। दो कंडीशन के कारण ही पिलर फेल हो जाता है। अब यदि बात करें कि आइडियल कॉलम कौन सा होगा, किसको हम आइडियल कॉलम कह सकते हैं, तो सबसे पहले आइडियल कॉलम को हम लोगों ने क्या किया कि आइडियल कॉलम क्या होगा, वो हमेशा पूर्ण रूप से सीधा होगा। मतलब जो कॉलम बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको सीधा बनाएंगे। अगर वो थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो क्या होगा, उस तिरछेपन के कारण क्या होगा, वो पिलर तिरछा होता जाएगा। जैसे हम उस पर लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे ही उसमें तिरछापन आता जाएगा। इसलिए वो पहली कंडीशन कहते हैं कि यदि हम आइडियल कॉलम की बात करते हैं तो आइडियल कॉलम हमेशा क्या होगा, सीधा होना चाहिए। एक इसके बाद उसका जो मटेरियल है वो सर्वांग सम होना चाहिए, सब जगह एक जैसा मटेरियल होना चाहिए। यदि हम पिलर भर रहे हैं तो पिलर में सभी जगह मसाला एक जैसा हो, ऐसा नहीं कि कहीं पर गिट्टी ज्यादा हो गई, कहीं पर सीमेंट ज्यादा हो गया, कहीं पर बजरी ज्यादा हो गई, तो फिर क्या होगा, फोर्स विभक्त डिफरेंट सिचुएशन में हो जाएगा तो भी पिलर कमजोर हो सकता है। जैसे मान लीजिए पिलर यहां पे बना दिया हम लोगों ने, यहां पर एक पिलर बनाया, ठीक है। अब यहां पर जो पिलर बनाया गया, पिलर हमारे गोल या चौकोर हो सकते हैं। लीजिए ये बनाया, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में वो कहते हैं कि पिलर हमेशा सीधा होना चाहिए। एक सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं कि सभी जगह मसाला जो होगा, मसाले में हम लोग क्या करते हैं, गिट्टी, बजरी और सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो तीनों को बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से मिक्स किया गया हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर सीमेंट ज्यादा है, कहीं पर गिट्टी ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो हमारा जो कॉलम है वो आइडियल नहीं कहलाएगा। एक सी बनावट होनी चाहिए, साथ ही पूर्णतः अक्षीय भारित हो, मतलब उस पर
अक्षीय भार पूर्ण रूपेण कार्य कर रहा हो। ऐसा कॉलम सदैव ही कुचल कर भंग होगा। अगर ऐसा कॉलम है तो कभी भी उसमें बकलिंग इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। यदि आप उस पर लोड बढ़ाते जाओगे तो उसमें से क्रशिंग ही होगा, क्योंकि वो सीधा है। अगर टेढ़ा होता तो आप बल बढ़ाते तो वो टेढ़ापन उसमें बढ़ता जाता है, लेकिन पिलर तो सीधा है, तो आप उस पर फोर्स लगाओगे तो हमेशा उसमें क्रशिंग ही उत्पन्न होगा। एक छोटा संपीड़न टुकड़ा भी क्रशिंग के अंतर्गत आ जाता है, परंतु वास्तव में आदर्श कॉलम प्राप्त नहीं किया जा सकता है और अक्षीय भार लगने पर वह भी बहकर झुक सकता है। तो कॉलम का बहकाव उसी दिशा में होगा जिसमें उसकी सामर्थ्य और कड़ापन न्यूनतम होगा। मतलब कॉलम किस तरफ झुकेगा? जहां पर उसकी सामर्थ्य क्या हो, कम से कम हो। जैसे आपने यहां पर कर दिया, अब आपने यहां पर फोर्स लगाया, यहां पर दीवार है ये, जब आप यहां पर फोर्स लगाया, मान लीजिए यहां पर क्या हो, इस तरफ मसाला क्या हो, कम हो, तो फिर ये क्या होगा, कुछ ऐसी अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर सामर्थ्य कम है तो ये इस तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो फिर वो झुकेगा तो क्या होगा, उसमें फेलियर की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला क्या है कि कॉलम सीधा होना चाहिए, कॉलम का मटेरियल सर्वांगसम होना चाहिए और बनावट सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए और उस पर पूर्णतया अक्षीय भार कार्य करना चाहिए। यदि इतनी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमारा कॉलम कभी भी फेल नहीं होगा। उस पर क्या होगा, बकलिंग इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रभाव किसका पड़ सकता है, क्रशिंग का, क्योंकि वो सीधा है। तो सीधा पे आप जितना भी फोर्स लगाओगे तो वो सीधा ही जाएगा, समझ गए। तो उसमें क्रशिंग हो सकती है परंतु बकलिंग नहीं हो सकती है। तो आप आशा करते हैं कि आप इस कॉलम और स्टड को आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में आ गया हो कॉलम और स्टड, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ समझ में आया है। तो इसके बाद हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो और बकलिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि कॉलम क्या है और स्टड क्या है वो आप समझ गए होंगे। स्टड क्या है, एक छोटा मेंबर है। कॉलम क्या है, स्टड से बड़ा मेंबर है। कॉलम क्या है, एक सीधा मेंबर है जिस पर संपीड़न बल कार्य करता है। लेकिन स्टड है इसकी पोजीशन बदल सकती है। स्टड क्या होता है, केचियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉलम का इस्तेमाल कहां करते हैं, मशीन के वर्टिकल मेंबर में, घरों के वर्टिकल पिलर बनाने में कॉलम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कॉलम और स्टड। और फेल क्यों होते हैं वो भी आप कंडीशन समझ गए कि फेल कब होते हैं, या तो आप उसमें बल लगाते हैं तो वो अपने बहक जाए तो मुड़ सकता है, और अगर वो बहकता नहीं है तो फिर क्या होगा, उसमें क्रशिंग होगी, कुचलेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन होती हैं जिसमें कॉलम और स्टड फेलियर हो जाते हैं। तो वीडियो आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।